नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो पिछले वीडियो में जहां पर हमने छोड़ा था उसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैन चित्रकला के बारे में हम देखते हैं कि जैन चित्रकला जो है वो भारत के किस क्षेत्र की है। तो ये आपके पश्चिमी क्षेत्र की चित्रकला है। किस क्षेत्र की है? तो ये आपके पश्चिमी क्षेत्र की चित्रकला है। नेक्स्ट है आपका कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य, किस शताब्दी से? 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? तो वो आपका क्या था? जैन शैली का उद्भव एवं विकास हुआ था। नेक्स्ट है जैन धर्म के सबसे प्राचीन पांडुलिपि का रचना काल क्या है? तो जैन धर्म के सबसे प्राचीन पांडुलिपि का रचना काल 1060 ईस्वी है। जो सबसे प्राचीन पांडुलिपि है उसकी रचना काल क्या है? तो 1060 ईस्वी है। नेक्स्ट है आपका कि जैन चित्र कागज़ पर कब बने हैं? तो जैन चित्र जो है वो कागज़ पर 13वीं शताब्दी में बने हैं। कब बने हैं? तो वो 13वीं शताब्दी में बने हैं। नेक्स्ट है आपका जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो जैन लघु चित्रों का जो प्रमुख विषय वो क्या है? तीर्थंकर और उनकी जीवनी। तीर्थंकर और उनकी जीवनी क्या है? जो जैन लघु चित्र बने हैं उनका प्रमुख विषय है। नेक्स्ट है जैन चित्रकला कहलाती है। तो जैन चित्रकला जो है वो आपका पोथी चित्रण कहलाता है या पोथी चित्रकला कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना थी? कौन कौन से? गीत गोविंद और कल्पसूत्र, तो ये जो दोनों हैं वो जैन धर्म की सचित्र रचना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताएं। तो जैन चित्रकला का जो प्रसिद्ध स्रोत है वो आपका क्या है? कल्पसूत्र है। नेक्स्ट है कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? तो ये आपके जैन शैली में हुए हैं। कौन सी चीज़? कल्पसूत्र ग्रंथों का चित्रण। कल्पसूत्र ग्रंथों का चित्रण किस शैली में हुआ? तो वो आपका जैन शैली में हुआ है। नेक्स्ट आपका है महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर हैं का जन्म चित्रित किया गया है। किस में चित्रित किया गया है? तो वो आपका कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। ये TGT 2016 का प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका कि कालकाचारी कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। किसमें? कालकाचारी कथा और कल्पसूत्र, ये दोनों पुस्तक हैं, इनमें किसे चित्रित किया गया है? तो जैन लघु चित्रों को चित्रित किया गया है। क्या चित्रित किया गया है? तो जैन लघु चित्रों को यहाँ पर चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है कि कालकाचारी कथा किसकी हस्तलिखित चित्र है? तो जो आपकी कालकाचारी कथा जो है वो आपकी किसकी हस्तलिखित चित्र है? वो जैन की हस्तलिखित चित्र है, जैन धर्म की। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? तो इसका जो पुस्तक है या जो पोथी है जिसमें जैन धर्म के तीर्थंकर चित्रित हैं वो कौन सा है? कालकाचारी कथा। नेक्स्ट है उदयगिरि और खंडगिरि की गुफाएं किस काल की हैं? तो उदयगिरि और खंडगिरि की जो गुफाएं हैं वो शुंग काल की गुफा हैं। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? तो जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली आनंद कुमार स्वामी या AK स्वामी ने कहा है। नेक्स्ट है आपका कि मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है। तो मांडू जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मांडू आपका जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आप आ जाइए अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली के चित्र किन पोथियों में प्राप्त होती है? तो अपभ्रंश शैली के जो चित्र हैं वो आपको कहाँ मिलती हैं? ये आपकी नाट्यशास्त्र में मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? तो इनका भी विषय जो है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है सवा चश्म चेहरे, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि किस कला शैली में निर्मित की गई हैं? तो ये आपकी जैन कला शैली में निर्मित की गई हैं। क्या? सवा चश्म चेहरों का निर्माण, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आंखों का निर्माण, ये आपको जैन शैली में मिल जाएंगे। परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? तो परली आंखें जो हैं वो आपकी अपभ्रंश शैली की विशेषता है। नेक्स्ट है आपका कि जैन लघु चित्रों की विशेषता है। तो जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? परली आंख का दिखाना। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं
ये आपके स्थिर और जकड़े हुए बने हैं। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है, तो वो आपको जैन चित्र में मिलता है। नेक्स्ट है कि खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है, वो आपका अपभ्रंश शैली में हुआ है। क्या? खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का चित्रण। संबद्ध है, तो ये आपका सुरसुंदरी, विशिष्ट शलाका, पुरुषचरित व कथा श्रेष्ठ सागर, ये त्रिश्रेष्ठ शलाका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी के बगल में स्थित है। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? तो बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से पाली भाषा में देते थे। गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने निर्वाण कुशीनगर में प्राप्त किया था। बोध वृक्ष क्या है? तो ये एक पीपल का वृक्ष है। सम्राट अशोक की राजधानी थी? सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। अशोक ने किस बौद्ध संगीत का आयोजन किया? अशोक ने जो बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था उनमें से तीसरे बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक ने किया था। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे? तो ये उत्कल प्रदेश पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बन गए थे, जिसे कलिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका राजस्थानी शैली। पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को राजपूत चित्र शैली के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? तो राजस्थानी चित्रकला आपकी 16वीं से 17वीं शताब्दी में विकसित हुई है। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी शैली का दूसरा नाम आपका हिंदू शैली है। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? तो राजपूत शैली यानी जो नाम दिया गया था राजपूत शैली, वो आपके जहाँ जहाँ राजपूत राजा राज्य करते थे उनके अंतर्गत विकसित शैलियों को राजपूत शैली का नाम दिया गया था। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो राजस्थानी और पहाड़ी शैली का नाम आता है। नेक्स्ट है, राजपूत शैली के चित्रों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो राजपूत शैली को राजस्थानी शैली और फिर हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, तो राजस्थानी चित्रकला के जो चित्र हैं वो हैं आपके लघु चित्र। नेक्स्ट है कि परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय है। तो परंपरागत जो लघु चित्र शैलियाँ थीं उनका विषय क्या था? आपका सामाजिक, साहित्यिक व धार्मिक था। नेक्स्ट है कि राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? तो राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप आपका अपभ्रंश शैली से प्रभावित था। जब आप नक्शे में देखते हैं तो गुजरात और उसकी सीमाओं के साथ आपका राजस्थान की सीमा लगती है, तो यही वो क्षेत्र है जहाँ से मतलब आपका एक तो जैन शैली निकल रही थी, एक राजस्थानी शैली निकल रही थी। तो इन दोनों का क्या हो रहा था? मिश्रण हो रहा था। तो अपभ्रंश शैली धीरे धीरे विकसित होते होते आपका किस में आ जाती है? राजस्थानी शैली उससे क्या हो जाती है? आपकी प्रभावित हो जाती है अपभ्रंश शैली से, क्योंकि आस पड़ोस की बात है। पॉइंट है आपका कि राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस कलाविद ने रखा? तो A.K. स्वामी जी ने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन रखा। नेक्स्ट है ससंबद्ध है। तो ससंबद्ध है आपका बूंदी शैली, जयपुर शैली व किशनगढ़ शैली आपके ससंबद्ध है। नेक्स्ट है ससंबद्ध है पहाड़ी शैली और राजस्थानी व मुगल शैली। ठीक है, ये आपको वहाँ पर जब आप प्रश्न देखेंगे तो वहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ क्या रहा है और उनमें कॉमन चीज़ क्या है, बस उसी आधार पर आपको टिक करना है। राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय थे, क्या थे? तो राधा कृष्ण जो थे वो राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। जो राजस्थानी चित्र हैं वो अलग अलग कौन कौन से शैली के हैं, ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो उनकी आँख है। जो आँख है चित्रों की, उसके आधार पर हम अलग अलग पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है कि भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं? तो कृष्ण के चित्र सर्वाधिक बने हैं। नेक्स्ट है
राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? तो राग रागनियों का अंकन सर्वाधिक राजस्थानी शैली में हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? संगीत से संबंधित जो चित्र हैं उन्हें हम रागमाला कहते हैं। चौर पंचाशिखा का चित्रण किस शैली में हुआ है? चौर पंचाशिखा का चित्रण राजस्थानी शैली में हुआ है। 12 मासा चित्रों में पाया जाता है क्या? ऋतुओं के चित्रण। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आनंद कुमार स्वामी। राजस्थान के पिछवई चित्र किस क्षेत्र के हैं? तो ये आपके नाथद्वारा के हैं। नेक्स्ट है कि पिछवई किसके लिए चित्रित की गई है? तो ये आपके मंदिरों के लिए चित्रित की गई है। राजस्थानी शैली का केंद्र है बीकानेर। वहाँ आपको विकल्प दिया जाएगा जिसमें एक सही रहेगा, बाकी 3 गलत रहेंगे, उसी आधार पर यहाँ करना है। तो सीधे यहाँ पर आपका बीकानेर लिख दिया गया है। चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से हैं? तो ये दोनों बीकानेर शैली से हैं। नेक्स्ट है कि फड़ संबंधित है। फड़ आपका राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कि राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? तो राजस्थानी लघु चित्रण में टेम्परा रंगों का प्रयोग किया गया है। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं? तो राजस्थान की जो चित्रित हवेलियाँ हैं वो विख्यात हैं। नेक्स्ट है आपका बूंदी शैली। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है क्या? आपकी बूंदी। सही सुमेलित कीजिए। निहाल चंद्र आपके किशनगढ़ से संबंधित हैं। डोडिया आपका बूंदी शैली से संबंधित है। साहबदीन आपका मेवाड़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है कि बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था। तो बूंदी शैली को प्रोत्साहन राव सुरजन सिंह से मिला था। नेक्स्ट है कि सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? ये आपके बूंदी शैली के चित्रकार थे। यहाँ नाम थोड़ा गलत दिया हुआ है, सुरजन नहीं होना चाहिए। राव सुरजन जो है उन्होंने बूंदी शैली को प्रोत्साहन दिया था। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? तो बूंदी शैली का उत्कर्ष राव उम्मेद सिंह के समय में हुआ था। चित्रकला का स्कूल राजस्थान का है बूंदी, वहाँ आपके विकल्प में दिया जाएगा, वो उसी में से आपको चयन करना रहेगा। नेक्स्ट है राजस्थान की वह प्रसिद्ध चित्र शैली है जो रंगों की सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। तो बूंदी शैली आपका रंगों की सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो ये आपका बूंदी शैली का है। राग दीपक जो है वो आपका बूंदी शैली का चित्र है। कोटा शैली सब संबद्ध है। आगरा शैली, लखनऊ शैली व दिल्ली शैली। नेक्स्ट है कि कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो पशुओं के शिकार के लिए कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है आपका कि किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले कौन थे? सावंत सिंह जी थे। राजा सावंत सिंह के संरक्षण में राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई? तो ये आपकी किशनगढ़ शैली विकसित हुई थी। यहाँ से हम देखेंगे किशनगढ़ शैली के बारे में। तो किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले कौन थे? तो ये आपके सावंत सिंह थे। नेक्स्ट है आपका कि राजा सावंत सिंह के संरक्षण में राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई? तो ये आपकी किशनगढ़ शैली विकसित हुई। किसके अंतर्गत? राजा सावंत सिंह के संरक्षण में। नेक्स्ट है कलानुरागी राजा सावंत सिंह ने किस राजस्थानी चित्र शैली को आश्रय प्रदान किया? तो इसका जो सावंत सिंह के द्वारा आश्रय जो जिस राजस्थानी चित्र शैली को प्रदान किया गया है वो आपका किशनगढ़ शैली है। नेक्स्ट है कि किशनगढ़ के कवि कलाकार कलामर्मज्ञ शासक का नाम है? तो वो आपके सावंत सिंह हैं। नेक्स्ट है कि किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? तो सावंत सिंह के समय में किशनगढ़ शैली की चित्रकला प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट है निहाल चंद्र कलाकार किस शैली से संबंधित है? निहाल चंद्र कलाकार जो है वो राजस्थानी शैली से संबंधित है। निहाल चंद्र किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? निहाल चंद्र आपके किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो निहाल चंद्र था। नेक्स्ट है आपका कि प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को चित्रित किया है किसने?
निहाल चंद ने। बनी ठनी का चित्र किस स्कूल से संबंधित है? तो ये आपका किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह था किशनगढ़। ठीक है, किशनगढ़ दरबार में ही आपका जो बनी ठनी है वहाँ के चित्रकार जो किशनगढ़ के दरबार में रहते थे उन्हीं चित्रकारों ने आपकी बनी ठनी का निर्माण किया है। और किसने? निहाल चंद ने। बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना है? तो राजस्थानी शैली में बना है। राजस्थानी में भी पूछे तो आपको किशनगढ़ शैली बताना है वहाँ पर। नेक्स्ट है कि चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी की चित्र शैली है? तो किशनगढ़ शैली है। नेक्स्ट है कि नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया है? तो नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण आपका राधा के रूप में किया है। किस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है? तो किशनगढ़ शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट आ जाए जयपुर शैली। जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? तो ये आपका मुगल शैली का है। ढूढ़ान शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? तो जयपुर शैली को ढूढ़ान शैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि किस नगर को गुलाबी नगर कहते हैं? तो जयपुर को हम गुलाबी नगर भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? तो वो आपका क्या है? जयपुर। नेक्स्ट है आपका कि जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? तो वो आपके कृपाल सिंह शेखावत जी थे। आइए नेक्स्ट हम मेवाड़ शैली को देखते हैं। मेवाड़ शैली में चौर पंचाशिखा किसके द्वारा लिखा गया? तो वो आपका बिल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। चित्रकार मनोहर किस लोक चित्र शैली के चित्रकार थे? तो वो मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। नेक्स्ट है आपका कि चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? तो मेवाड़ के शासकों ने चित्रकला की अपभ्रंश शैली को संरक्षण प्रदान किया। पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र है क्या? बसोहली, गुलेर व कांगड़ा। नेक्स्ट है आपका कि मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र आपका उदयपुर था। नेक्स्ट है कि कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है? तो उदयपुर है। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल क्या है? तो उदयपुर है। मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय है क्या है? मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय कृष्ण। नेक्स्ट है कि मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है? तो मोटी एवं नाटी मानव आकृति जो है वो आपकी मेवाड़ शैली की है। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? तो सुपासनाचार्यम जो है वो आपकी सबसे प्राचीनतम कृति मानी जाती है। कहाँ की? मेवाड़ शैली की। नेक्स्ट है कि किस चित्रण शैली में ऊखल बंधन चित्रित किया गया है? तो मेवाड़ शैली में ऊखल बंधन चित्रित किया गया है। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? तो ढोला मारू विषयक चित्र आपके मेवाड़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस पशु पर सवार चित्रित हैं? यानी जो ढोला मारू चित्र बनाया गया उसमें राजा और रानी किस जानवर पर सवार हैं? तो वो आपका है ऊंट। आ जाइए अब मुगल शैली पर। ईरानी एवं राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित चित्र शैली का नाम क्या है? तो वो आपका मुगल शैली है। क्या क्या कौन कौन सी दो शैलियाँ हैं? एक आपका ईरानी है और दूसरा आपका राजस्थानी। इन दोनों के मिश्रण से आपका क्या तैयार हुआ है? मुगल शैली। नेक्स्ट है कि अलंकृत हाशिए किस शैली की देन है? तो जो हाशिए हैं वो अलंकृत किए जाने लगे किस शैली में? मुगल शैली में। मुगल चित्रकला किन दो शैलियों से बनी है? तो भारतीय व पारसियन। ठीक है, भारतीय में राजस्थानी आप समझ लीजिए, पर्शियन में ईरानी समझ लीजिए, तो यही आपका बन जाता है। किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला का आरंभ हुआ? तो हिंदू और ईरानी शैली के समन्वय से मुगल कला का आरंभ होता है आपका। मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? तो खनिज से बनाए जाते थे। मुगल काल में रंग जो है वो आपके खनिज से बनाए जाते थे। बाबर को
किस पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो मुबैयान एक पद्य शैली है, उसका जन्मदाता कौन है? बाबर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन हैं? तो तुजुक ए बाबरी के लेखक बाबर स्वयं है। नेक्स्ट, शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने? शिकार के जो चित्र सबसे अधिक बने हैं वो मुगल शैली में बने हैं। नेक्स्ट है कि किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? तो मुगल मिनिएचर पेंटिंग यानी मुगल लघु चित्रकला में क्या किया गया है? बॉर्डर का प्रयोग किया गया है। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? तो मुगल शैली की नींव हुमायूं ने रखी थी। नेक्स्ट है कि किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्वकर राफेल की संज्ञा दी गई है? तो बिजाद को पूर्वकर राफेल की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है कि हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो हुमायूं का दरबारी चित्रकार ईरान का रहने वाला था। नेक्स्ट है कि किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था? तो ये काम हुमायूं ने किया था। नेक्स्ट है आपका अकबर कालीन चित्रकला। जोधाबाई पत्नी थी किसकी? अकबर की। नेक्स्ट है कि अकबर कालीन चित्रों की विशेषता थी। तो अकबर कालीन चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता उसका दरबारी चित्र का होना था। नेक्स्ट है कि अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी किसकी? तो हिंदू चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी। नेक्स्ट है कि मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? तो हिंदू विषयों का पोषक अकबर था। मुगल चित्रकला विकसित हुई थी तो अकबर काल में मुगल चित्रकला विकसित हुई थी। नेक्स्ट है कि बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई? तो इसको अकबर ने तैयार करवाई थी। नेक्स्ट है कि स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। स्थिर चित्रण जो है वो आपको पाश्चात्य कला में देखने को मिलता है या पाश्चात्य शैली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो अकबर के काल में ही पाश्चात्य प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। नेक्स्ट है कि सभी चित्र किन चित्रों को कहा जाता है? तो सभी चित्र जो है वो उन्हें मतलब व्यक्ति चित्रों को ही सभी चित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? तो दशवंत ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया था। नेक्स्ट है कि सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला? तो अकबर के टाइम में सभी चित्रों को महत्व मिलना शुरू हो गया था। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? मीर सैयद अली अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था। मुगल चित्रकार का क्या नाम था? तो इसमें जो आपके पास विकल्प रहेगा उसमें आपको बसावन टिक करना रहेगा। नेक्स्ट है बसावन किस मुगल शैली का दरबारी था? तो बसावन जो है वो अकबर का दरबारी चित्रकार था। बसावन चित्रकार थे मुगल काल के। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो रूप चित्र का निर्माण अकबर ने शुरू कराया था। नेक्स्ट है कि अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? तो आका रिजा जो था वो अबुल हसन के पिता का नाम था, आका रिजा। नेक्स्ट है कि आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार अबुल फजल था। नेक्स्ट है आपका कि आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? तो आईने अकबरी के रचयिता आपके अबुल फजल जी थे। आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? अबुल फजल जी थे। फारसी या पर्शियन में अनुवाद महाभारत का जाना जाता है, यानी महाभारत का जो अनुवाद किया गया है पारसी में वो किस नाम से है? तो वो रज्मनामा के नाम से किया गया है। रज्मनामा ग्रंथ क्या है? तो ये महाभारत की कथा है। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? आयारे दानिश। नेक्स्ट है कि चित्रित ग्रंथ आयार दानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है? तो ये पंचतंत्र पर आधारित है। नेक्स्ट है आपका कि रज्मनामा के चित्र किससे संबंधित हैं? तो ये आपके महाभारत से संबंधित हैं। नेक्स्ट कि किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? तो हमजानामा का जो चित्रांकन हुआ है वो अकबर के समय में हुआ है या अकबर के संरक्षण में हुआ है।
नेक्स्ट, अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? तो गुजरात के। नेक्स्ट है आपका कि अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? तो इसका जो स्मारक था वो जो स्मारक बनवाया था अकबर ने, तो किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया? तो गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। नेक्स्ट है कि किस मुग़ल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? तो अकबर ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया था। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? तो अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी। नेक्स्ट है कि अकबर एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। यह कथन किसका है? ये कथन रॉल्फ फिच का है कि आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। नेक्स्ट है कि अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? तो कुल 103 चित्रों का संग्रह है। नेक्स्ट है आपका अकबर काल के चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार कौन है? तो मिस्किन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट जहांगीर कालीन चित्रकला पर। अकबर का पुत्र जहांगीर। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो वो जहांगीर के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी। नेक्स्ट है मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि जहांगीर के दरबार का चित्रकार है कौन कौन? मंसूर, मनोहर एवं बिशन दास, ये तीनों जो हैं वो जहांगीर के दरबार के चित्रकार हैं। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? तो जहांगीर जो है वो चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था। नेक्स्ट आपका है कि मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सभी किसके समय की है? तो जहांगीर के समय की है। और बिशन दास जो है वो सभी चित्रण में बहुत ही पारंगत थे। मंसूर पक्षी चित्रण में। नेक्स्ट है सही मिलान है। मंसूर पक्षी और पशु के चित्रकार थे। मनोहर रामायण पर आधारित चित्र के चित्रकार थे। और कुशन लाल जो है समुद्र के चित्रकार थे। नेक्स्ट है ससंबद्ध है। मंसूर, मनोहर और मिस्किन ये तीनों ससंबद्ध हैं। नेक्स्ट है मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? तो जहांगीर के समय में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान मिला। शुरुआत किसने की थी? तो अकबर काल के में ही व्यक्ति चित्रण शुरू हो चुका था। प्रकृति चित्रण किसके शासनकाल में उच्च स्तर पर था? तो प्रकृति चित्रण भी जहांगीर के टाइम में उच्च स्तर पर था। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने? तो जहांगीर के काल में बने। और मंसूर भी इन्हीं के काल का था। नेक्स्ट है ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? तो ईरान के राजाओं को शाहनामा में सचित्र चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है गोवर्धन जहांगीर के समय मुगल दरबार में कलाकार था। उसने अकबरनामा के लिए काम नहीं किया। तो पहला कथन गलत है आपका कि गोवर्धन जहांगीर के समय मुगल दरबार में कलाकार था, तो ये गलत है। मुगल जहांगीर के टाइम में ये नहीं था। और दूसरा कि उसने अकबरनामा के लिए काम नहीं किया, तो ये भी सही है क्योंकि अकबरनामा के लिए गोवर्धन ने काम नहीं किया है। नेक्स्ट है कि मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो अबुल हसन ने चित्रित किया था। क्या? जब मुगल सिंहासन पर जहांगीर सत्तासीन हो रहा था उस समय का चित्र। नेक्स्ट है मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अबुल हसन जी थे। नेक्स्ट है आपका जहांगीर के व्यक्ति चित्र में
व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? तो जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में फूल लिए हुए चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है कि किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए हैं? तो अबुल हसन जो है वो जहांगीर के दरबार का था और उसी ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए हैं। नेक्स्ट है आपका शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया है? तो शेख फूल सूफी संत जो है वो बिशनदास ने चित्रित किया है। किसने? बिशनदास ने चित्रित किया है। नेक्स्ट है बिशनदास निपुण थे किस तरह की चित्रकारी में बिशनदास निपुण थे? तो वो आपका सभी चित्रण या छवि चित्रण में बिशनदास निपुण थे। नेक्स्ट है कि मुग़ल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन था? तो उस समय का प्रसिद्ध जहांगीर के टाइम का प्रसिद्ध पेंटर कौन था? तो उस्ताद मंसूर थे। पक्षी विशेषज्ञ थे मंसूर। उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र क्या है? तो साइबेरिया का सारस जो है वो उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट है कि मुग़ल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? तो मुग़ल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का जो विशेषज्ञ था वो उस्ताद मंसूर था। नेक्स्ट है कि मुग़ल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा, ठीक है, मुग़ल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा कौन था? तो मंसूर था। नेक्स्ट है कि उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियाँ हैं, यानी उस्ताद मंसूर द्वारा बनाए गए श्रेष्ठ चित्र कौन कौन से हैं? तो टर्की काक, मोर मोरनी, ठीक है, व लाल फूलों का समूह, ये सब क्या है? उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियाँ हैं। नेक्स्ट है कि चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकार मंसूर जो है वो पशु पक्षी चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका लाल पुष्प किस मुग़ल कलाकार का चित्र है? लाल पुष्प जो है आपका वो उस्ताद मंसूर का चित्र है। नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो उस्ताद मंसूर ने विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्रण किया था। नेक्स्ट है शाहजहाँ कालीन चित्रकला किस मुग़ल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? अभी तक जो चित्रकला पर ध्यान दे रहा था, जो जिस शैली में मुग़ल शैली में जहांगीर जो था वो आपका चित्रकला पर ध्यान दे रहा था जितनी तन्मयता से, उतनी ही तन्मयता से आपके शाहजहाँ जी स्थापत्य कला पर ध्यान दे रहे थे। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध मुग़ल चित्रकार मीर सैयद अली ने अधिकांश लघुचित्र किस मुग़ल सम्राट के संरक्षण में तैयार किए? तो शाहजहाँ के संरक्षण में तैयार किए थे। किसने? मीर सैयद अली ने। मुग़ल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ? तो स्याह कलम का विकास शाहजहाँ के दरबार में हुआ था। नेक्स्ट, शाहजहाँ और उसके बेटे दारा को किसने चित्रित किया? तो गोवर्धन ने चित्रित किया था। नेक्स्ट है कि दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली का लाल किला जहांगीर के पुत्र शाहजहाँ। जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहाँ। और जहांगीर के पिता कौन थे? अकबर। अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं। और हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर। ठीक है। और शाहजहाँ का बेटा कौन था? औरंगजेब, जिसके काल में कला की अवनति हुई। तो ये आपका हो गया कि दिल्ली का लाल किला जो है वो किसके पुत्र द्वारा बनाया गया था? तो जहांगीर के पुत्र द्वारा बनाया गया था। और कौन सा वाली हमने आपको बता दिया है। औरंगजेब वो था जिसके टाइम में चित्रकला का ह्रास होना शुरू हो गया था और उसके बाद वहाँ के चित्रकार इधर उधर बिखरने भी शुरू हो गए थे और कालांतर में फिर कंपनी शैली का उदय होता है। तो इसके आगे के भी हम रिवीजन करेंगे। जो ये प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे ये सारे वही सब हैं। उन्हें एक फार्म में लिख दिया गया है, वन लाइनर फार्म में इन्हें लिख दिया गया है। तो इसके आगे की चीज़ें भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही हम पढ़ते हैं अभी। और साथ ही साथ इसका आपको टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगा। वहाँ पर आप अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आपको इसका सारा PDF मिल जाएगा। और जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, उनके भी PDF आपको वहाँ अवेलेबल करा दिए जाएंगे। साथ ही साथ डेली क्विज होती है जो 30 क्वेश्चंस की होती है। आप 5 मिनट में आप 30 क्वेश्चन दे सकते हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कास्ट कराया जाता है वहाँ पर।
आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको नवीनतम सूचनाएं मिलती रहेंगी। ठीक है। और नेक्स्ट अगली चीज़ ये है कि प्राविधिक कला का भी बैच शुरू हो गया। अगर आपका कोई संबंधी या जानने में कोई प्राविधिक कला अगर पढ़ना चाहता है तो इसी यूट्यूब चैनल पर उसके लिए भी क्लासेस चलेंगी। और उसका भी जो ग्रुप है वो आपका टेलीग्राम लिंक एक ही है, टेलीग्राम ग्रुप एक ही है, वहाँ आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी जो क्विज होगी वो सुबह होगी और जो TGT PGT आर्ट की है वो क्विज शाम को होगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने तैयारी को और धार दे सकते हैं। धन्यवाद।